विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत पत्र मानव भूगोल में मानव भूगोलवेत्ता विद्वान कार्ल रिटर के बारे में अध्ययन करेंगे। रिटर का जन्म 1789 में प्रूशिया में हुआ। 1785 में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। उनकी जो शिक्षा थी वो रूसो और पेस्टोलॉजी विचारधाराओं पर आधारित थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था भ्रमण पर आधारित अध्ययन। और भूगोल के लिए ये बहुत लाभकारी था। इसके बाद 17 साल के जब कार्ल रिटर हुए तो हेले विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश ले लिया और गणित, दर्शन शास्त्र, इतिहास और प्रकृति विज्ञान इनका अध्ययन किया। भूगोल के आधुनिक शास्त्रीय युग में हम्बोल्ट के समकालीन रहे और इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कार्ल रिटर के अध्यापन कार्य और उनकी यात्राओं के बारे में आप जानेंगे। रिटर ने हेले विश्वविद्यालय में 2 साल तक शिक्षा प्राप्त की, यानी 2 साल तक वे हेले विश्वविद्यालय में पढ़े। फिर 1798 में फ्रैंकफर्ट नगर के हाल्बेक परिवार में उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर वे 20 साल तक रहे। इस दौरान उन्होंने यूरोप के देशों का भ्रमण भी किया। सन 1804 में यूरोप पर एक भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण नामक एक किताब उन्होंने लिखी। इस यात्रा में स्विट्ज़रलैंड में पेस्टोलॉजी से उनकी कई बार भेंट भी हुई। विद्यार्थियों, 1806 में हम्बोल्ट के संपर्क में वे आए और उनकी कार्यशैली बदल गई। उन्होंने यूरोप के 6 मानचित्र प्रकाशित किए। इन भौगोलिक लेखों से उनकी ख्याति भी फैली और 1819 में उसे फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लिप्जिग में इतिहास भूगोल का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। 1 साल के बाद नए बने बर्लिन विश्वविद्यालय में वे भूगोल के प्रथम प्रोफेसर नियुक्त हो गए और उसके बाद संपूर्ण जीवन वे वहीं पर पढ़ाते रहे। आइए अब जानते हैं उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के बारे में। तो रिटर ने अनेकों पुस्तकें लिखी। प्रमुख जो हैं उनके बारे में देखिए। एक पहली पुस्तक है यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण, 1804 की लिखी हुई किताब है। दूसरी उनकी किताब यूरोप के प्राकृतिक संसाधनों के 6 मानचित्र, ये 1806 में। इसके बाद तीसरा उनका जो ग्रंथ था बहुत महत्वपूर्ण, अर्डकुंडे का पहला खंड, अफ्रीका महाद्वीप, ये 1817 में इन्होंने लिखा।
इसके बाद अर्धकुंडे का दूसरा खंड एशिया महाद्वीप 1818 में इन्होंने लिखा। फिर 1833 में इन्होंने अर्धकुंडे के 6 खंडों में प्रकाशन किए। इसमें विद्यार्थियों करीब 20,000 पन्नों में इन्होंने लिखा है। और 1859 में अर्धकुंडे के 19 ग्रंथों का इन्होंने प्रकाशन किया। तो इस प्रकार से बहुत सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। अब इनकी विचारधारा के बारे में जानेंगे। तो पहले बात हो चुकी है कि रिटर की जो भौगोलिक विचारधारा है वो हम्बोल्ट से बहुत प्रभावित हुई है। रिटर ने इस बात को स्वीकार भी किया है। रिटर की विचारधारा के प्रमुख तथ्य इस प्रकार से हैं। विकासवादी विचारक, रिटर के विचार विकासवादी रहे हैं। उन्हें समझने के लिए समस्त लेखों और ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। दूसरा है ज्यूने का प्रभाव। रिटर ने गटेरेर और होमेरेर का शुद्ध भूगोल को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि रेन ज्योग्राफी इज नथिंग मोर देन ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेरेन। तीसरा जो महत्वपूर्ण उनकी विचारधारा थी वे थी नियतिवाद। नियतिवादी वे थे। रिटर पर्यावरण निश्चयवाद को मानते थे। उन्होंने मानव और प्रकृति की परस्पर प्रतिक्रिया को प्रधानता दी और यूरोप की कटी-फटी समुद्र तटरेखा का महत्व भी बताया। समुद्र तट के निवासियों पर समुद्र के गहरे प्रभाव का उन्होंने महत्वपूर्ण माना। चौथी विशेषता मानव केंद्रित भूगोल यानी कि एंथ्रोपोसेंट्रिक ज्योग्राफी। रिटर का जो भूगोल था वो मानव केंद्रित था। उनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य मानव केंद्रित दृष्टिकोण से पृथ्वी तल का अध्ययन करना है और मानव और प्रकृति को अंतर संबंधित करना है। केवल पृथ्वी तल का वर्णन करना ही भूगोल का उद्देश्य नहीं है, बल्कि मानवीय क्रियाओं का वर्णन भी करना होगा। पांचवी विशेषता है संपूर्ण की संकल्पना। रिटर की जो ग्रंथमाला है अर्धकुंडे, उसका मुख्य उद्देश्य है प्रादेशिक व्यक्तित्व और पूर्णता की संकल्पना को स्पष्ट करना। उनका कथन है फ्रॉम एन इंडिविजुअल फैक्ट टुवर्ड्स होल। प्रकृति और मानवीय तथ्यों को संबद्धपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना। वे कहते थे कि केवल प्राकृतिक तथ्य या मानवीय पक्ष भूगोल का निर्माण नहीं कर सकता, अतः विभिन्न शक्तियों का संयोजन आवश्यक है। उदाहरण के लिए अर्धकुंडे के पहले खंड में अफ्रीका को 4 भागों में विभाजित किया और उनके उप प्रदेश बनाए और सबका अलग अलग वर्णन भी किया। इसके बाद उन सभी उप प्रदेशों और प्रदेशों को फिर से इकट्ठा किया और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्ण रूप से वर्णन किया। अतः रिटर महोदय ने भिन्न व्यक्तित्व वाली भौगोलिक इकाइयों के आपसी संबंधों की व्याख्या की है और पृथ्वी की एकता को स्पष्ट किया। छठी विशेषता क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत।
रिटर ने पृथ्वी तथा उसके निवासियों में व्याप्त आपसी संबंध को व्याप्त माना है। उन्होंने बताया है दोनों में से किसी एक को भी इन संबंधों के बिना अलग से प्रस्तुत नहीं कर सकते। सातवीं जो उनकी विचारधारा है कि भूगोल अर्धकुंडे का पर्याय है। दरअसल विद्यार्थियों, रिटर ने भूगोल के लिए ही अर्धकुंडे शब्द का उपयोग किया है। उन्होंने पृथ्वी का सर्वाधिक पूर्ण और ब्रह्मांडीय दृश्य अपनाकर वर्णन किया है। आठवीं विशेषता ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा। रिटर का ईश्वरीय विचारधारा की दृष्टि से भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान है। उनका मानना था कि पृथ्वी की रचना ईश्वर ने उद्देश्य के साथ की है। इसके प्रांगण में मानव का पोषण होता है, उसे प्रकाश प्राप्त होता है। उनके अनुसार पृथ्वी पर महाद्वीपों की संरचना, उच्चावच और स्वरूप आकस्मिक न होकर के कुछ नियमों के आधार पर निर्धारित हुए। और उनका मानव विकास में योगदान है। नौवीं उनकी विचारधारा है प्रादेशिक अध्ययन। रिटर ने भौगोलिक अध्ययन में प्रादेशिक वर्णन का महत्व दिया। हालांकि उनकी जो पहली रचना है यूरोप, उसमें उन्होंने क्रमबद्ध प्रणाली अपनाई, लेकिन इसके बाद उन्होंने सभी कृतियों एवं लेखों में प्रादेशिक प्रणाली को अपना लिया। प्रादेशिक अध्ययन के लिए रिटर ने शब्द दिया लैंडरकुंडे, जिसका अर्थ है प्राकृतिक प्रदेश। दसवीं विशेषता उनकी विचारधारा की है कि भूगोल आनुभाविक विज्ञान के रूप में है। रिटर ने भूगोल को एक आनुभाविक विज्ञान माना है जो प्रेक्षण और परिणाम पर आधारित है। 11वीं उनकी विचारधारा की विशेषता है स्थल का चित्रण। स्थल का चित्रण। रिटर ने अपना उद्देश्य समस्त स्थल का सजीव चित्रण प्रस्तुत करना माना था। इसके लिए स्थल के प्राकृतिक और कृषि उत्पादनों, प्राकृतिक और मानवीय लक्षणों को अलग अलग तथा संबद्धतापूर्ण के रूप में इस तरह से प्रस्तुत करना कि मानव और प्रकृति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण आकलन अपने आप प्रत्यक्ष हो जाए और इनकी परस्पर तुलना हो सके। इस प्रकार से रिटर, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है मानव भूगोल में, अपनी विचारधाराओं को अलग अलग स्तर पर उपयोग किया और उनकी विशेषताओं को प्रकाशित भी किया है।
समझा जा सकता है कि रिटर ने हम्बोल्ट के संपर्क में आने के बाद भूगोल पर अपनी सोच यानी विचारधारा को काफ़ी हद तक परिवर्तित कर लिया था और भ्रमण पर आधारित और आनुभाविक प्रकार के विचारधारा को भूगोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना था। रिटर चूँकि जर्मनी के वासी थे तो उनकी रचनाएं मुख्य रूप से जर्मन भाषा में ही रची गई और जर्मन शब्दों का ही उसमें उपयोग हुआ। लेकिन बाद के दिनों में ये सभी रचनाएं हमें अंग्रेजी में भी उपलब्ध हो गई और आज संपूर्ण विश्व इसके बारे में अध्ययन करता है और लाभान्वित होता है।